हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन किए थे और आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उसको करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं और टाइम अगर रहा तो क्वेश्चन नंबर 4 पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्लाइड पे शो हो रहा होगा। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हमारे हिसाब से तो भैया प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। वज्र गुणन विधि की अपेक्षा प्रतिस्थापन विधि बढ़िया है, ज्यादा उपयुक्त है। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग सीख चुके हैं, उसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, दो समीकरण है आपके पास, किसी एक समीकरण से या तो x का या तो y का मान निकाल लो और दूसरे वाले समीकरण में x जिसका मान निकालो उसका मान उठा के रख दो और सॉल्व कर लो। आपको वहां से x या y का मान मिलेगा, उसको उठा करके फिर पहले वाले समीकरण में रख दो, आपको दूसरे का मान मिल जाएगा। बस इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे वज्र गुणन विधि की। तो आपको इक्वेशन दे रखी थी 8x + 5y = 9। 8x + 5y = 9 ये दिन रहा भैया आपके प्रश्न में। और दूसरा समीकरण रहा आपके 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। ठीक है, ये दे रखा था आपके क्वेश्चन में। तो प्यारे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम हमेशा पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाएंगे, ax + by + c = 0। ठीक है, मतलब सारे टर्म आपको एक साइड में रखने हैं और इक्वल के राइट साइड में 0 रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पर ध्यान दो तो जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के राइट साइड में था दोनों समीकरण में, 9 और 4। देखिए, तो हमने क्या किया, दोनों समीकरणों में 9 और 4 को पक्षांतर करके एक तरफ कर लिया। ठीक है, तो इस वाले में जब हमने 9 को इधर लाया तो -9 हो गया बराबर 0। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसमें भी वही किया, 4 को हमने जब इधर लाया तो हो गया -4, इधर बचा 0 और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं वज्र गुणन विधि की। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि की। ठीक है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप ऐसे लिखेंगे x अपॉन, ऐसे कर दिए, फिर कुछ दूरी पर आप लिखेंगे y, इसके भी ऐसे अपॉन लगा देंगे, फिर कुछ दूरी पर 1 लिख के इसके भी अपॉन ऐसे कर देंगे। पहला काम तो ये करना है। ठीक है, अब आपके पास दो समीकरण दी रहेंगी, तो अब x के नीचे क्या लिखा जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x वाले टर्म को ऐसे आप लोग ढक लेंगे, मूंद लेंगे। हमारे यहाँ उर्दू भाषा में कहते हैं मूंद लियो। ठीक है, इसको ऐसे ढक लें। अब क्या क्या बचा, y वाले टर्म दोनों इक्वेशन में बचे और कांस्टेंट वाला टर्म, तो आपको इसी को एज इट इज नोट करना है, क्या, y के गुणांक को और कांस्टेंट टर्म को। तो y का गुणांक क्या है, यहाँ पे पहले वाले समीकरण में देखो 5, तो आप ऐसे लिखेंगे 5। नीचे देखो उसके क्या है, दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक 2, तो इसको हमने लिख लिया 2। आगे बढ़ो, कांस्टेंट टर्म दोनों नोट कर लो आप, -9 और क्या है फिर -4। यहां तक क्लियर। अब y के नीचे लिखना है तो y वाले को ढक लो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं आना है, आगे चलना है। तो -9 और -4, तो -9 -4। अभी यहाँ पे हमें और लिखना है लेकिन आगे अब कुछ है नहीं, बराबर है फिर 0, तो इसलिए फिर से शुरू से आ जाओ। फिर क्या है, 8 और 3, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, y के नीचे भी हो गया। अब ध्यान दो, तो एक क्या है आपका, एक है कांस्टेंट अचर। तो अब जब कांस्टेंट वाले के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाले को ढक लो ऐसे, और फिर से शुरुआत से लिखना शुरू करो, x x का गुणांक, y y का गुणांक। तो x का है 8, तो हमने लिख दिया 8, नीचे वाले में 3 3, आगे बढ़ो 5 और 2, 5 2। यहां तक क्लियर है? बस ये स्टेप आपको सीखना है, यही इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन करा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब यहां इसके बाद में क्या करना है वो देखो,
इसका गुणा आप इससे करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। यहाँ भी वही काम, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, यहाँ भी वही काम, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो देखिए x, अब 5 का जब -4 में करोगे तो 5 हो 20, लेकिन माइनस है तो -20 और माइनस लग जाएगा, और 2 9 18, माइनस लगा है तो -18, लेकिन एक माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +18 बराबर में y, और इसके अपान में क्या होगा, 9 त्रिक 27, -27 और -4 अठे 32, -32 क्योंकि -4 है ना, और एक माइनस फार्मूले वाला तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +32 बराबर 1/8 दूनी 16 -3 × 15। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और आप सिंप्लीफाई कर लो, x अपॉन, अब 20 माइनस में है 18 प्लस में है तो घट जाएगा तो बचेगा -2। ठीक है, बराबर आपका y बटे में 27 और 3 30 और 2 32 5 बचा, बराबर 1/16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक अगर क्लियर है बालक तो आप इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। यहाँ 2 तक मान चुके हो ना, और इसको बोल दो 4, इसको बोल दो 5। तो एक बार आप क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 5 के बराबर लेंगे, वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। एक बार आप समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 5 के बराबर लेंगे, वहां से आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको भूले ना, क्या कि समीकरण 3 बराबर समीकरण 5 लेने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x अपान -2 बराबर समीकरण 5 क्या है, 1/1, तो 1/1 तिरछा गुणा करो, इसका इससे इसका इससे, तो x का 1 में होगा तो x बराबर -2 का 1 में होगा तो -2, तो x का मान आ गया -2। y का मान निकालना है तो समीकरण 4 को समीकरण 5 के बराबर ले लो, तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 4 बराबर समीकरण 5 लेने पर। तो समीकरण 4 क्या है, y/5 इक्वल टू 1/1। तिरछा गुणा करो, y का 1 में करोगे y और 5 का 1 में करोगे तो 5, तो यहां से y का भी मान मिल गया। बस इसी को तो कहते हैं वज्रगुणन विधि। x का मान -2, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अगर आंसर चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं तो उसका भी देख लो जुगाड़, क्या है आंसर चेक करने का तरीका। जो समीकरण आपको दी हुई है, 2 समीकरण रहेंगी, चाहे जिस समीकरण में, चाहे समीकरण 1 को उठा लो चाहे 2 को उठा लो, तो आप समीकरण 1 को ही उठा लो, तो ये दे रखा था यहीं पे रख दो, x का मान जो आया है वो x की जगह, y का मान जो आया है y की जगह रख दो, और इसको सॉल्व करो तो 9 आना चाहिए। तो हम देखिए करवा दे रहे हैं जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, कैसे होगा ध्यान दो, 8 गुणे x, x का मान कितना आया है -2, तो -2 और प्लस 5 गुणे y का मान आया है 5 हो गया, तो 8 दूनी 16, -16 प्लस 5 बचे 25, तो 16 4 20 और 5 25, 16 9 25, तो आपका आ गया 9। ठीक है, और आना कितना चाहिए था, 9 ही आना चाहिए था, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत काट नहीं सकता। अगर आप समीकरण नंबर 2 में जो या है ना, ये दे रखा है 3x + 2y = 4, यहाँ भी रखो मान तो भी क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर 4 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अब ये आपका जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हैं सारे, और क्वेश्चन नंबर 4 का है क्या आ रहा है, देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके
हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि से कह रहा है, मतलब यहाँ पर कोई यही स्पेशल नहीं बोला है वज्र गुणन विधि, जो आपको आती हो उससे आप कर दीजिए। आपके पास विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है, 3 हथियार है, जो मर्जी वो यूज करो। ठीक है, तो देखिए आपका इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के लिए व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे, ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 95% चांस है क्वेश्चन आने का। ये आप समझ लो एकदम आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका एक ही सिस्टम है, एक ही आप कॉन्सेप्ट इसका पकड़ के रखेंगे। बार बार मैं बताता आ रहा हूँ, आज फिर बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा होगा उन क्वेश्चनों में तो आज क्लियर हो जाएगा प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक हमने किया था टैक्सी वाला, एक हमने किया था वो पुस्तकालय वाला क्वेश्चन, सेम नियत वाला कॉन्सेप्ट था, और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। तो देखिए इसमें होता क्या है समझो। एक छात्रावास है, यहाँ पर क्या छात्रावास की तो बात की गई है, मासिक व्यय का भाग नियत है, 20 दिन भोजन के लिए छात्रावास। हाँ, एक छात्रावास है, वहाँ का सिस्टम ये है कि आपके लिए एक फिक्स रेट है कि हाँ इतने दिन का इतना किराया है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप अगर भोजन करते हैं तो उसका आपको अलग एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को पढ़कर हमें क्या निकालना है कि उसका नियत क्या है, नियत मूल्य, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, तभी क्लियर होगा आपका सारा समस्या भैया। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, आप वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन शो हो रहा है स्लाइड पे, आप 2-3 बार पढ़िए क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अब लास्ट वाली लाइन पकड़ो, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या निकालना है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो आप इसको मान लीजिए, पहले जो नहीं पता उसको मान लेंगे। तो माना नियत व्यय बराबर x रुपए। ठीक है, यक्स नियत है कि इतना तो हमें देना ही देना है, और क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन के तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये 2 चीज हमें निकालनी थी इसलिए हमने इसको मान लिया प्यारे। अब क्या करना है, अब इसमें 2 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन की अगर बात करें तो विद्यार्थी ए है, तो हम यहाँ पर लिख दें छात्र ए के लिए, छात्र विद्यार्थी सब एक के हुए यार, स्टूडेंट वही कहा जाता है, छात्र ए के लिए। ठीक है, छात्र ए के लिए देखिए क्या कंडीशन है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 20 दिन भोजन करता है तब उसको 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो देखो होगा क्या, नियत व्यय तो उसका एकदम जो फिक्स किराया है, किराया नहीं यार, यहाँ पर व्यय मूल्य की बात की जाएगी, किराया ही समझ लो यार, उस कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो x रुपए तो देने ही देने हैं, कितने दिन के, 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन। तो अगर एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। तो यक्स तो देना ही देना है क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, क्या है, ये फिक्स है प्यारे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं।
तो यक्स तो हमें देना ही देना है, और 20 दिन भोजन करता है तो 20 वाई हमें और देने होंगे, और मिला करके कुल कितना दे रहा है वो बंदा? 1000। काई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, अब देखो यहां से एक समीकरण मिल गई आपको। अब एक छात्र है बी। अब छात्र बी के लिए देखिए, छात्र बी के लिए, छात्र बी के लिए क्या कंडीशन है? जो छात्र बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तब छात्रावास के बे के लिए 1180 देता है। ठीक है, 26 दिन भोजन करता है, तो जो नियत व्यय है वो यक्स है, तो यक्स रुपए तो देने ही देने हैं। अब 26 दिन भोजन करता है तो एक दिन का देना पड़ता है वाई, तो 26 दिन का 26 वाई, और कुल कितने दे रहा है वो? 26 दिन जब भोजन करता है तब 1180 रुपए देता है, 1180। ठीक है, अब देखो यहां से होगा क्या बंदे? देखो मेरे हीरो, मेरे सुपरस्टार, दो समीकरण आ चुकी हैं। अब आप क्या करिए, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए भैया। तो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो विलोपन विधि सबसे सही रहेगा। क्या करना? समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा देना है, या तो देखो ये इसमें बड़ी संख्याएं हैं तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। ठीक है, तो देखो तुरंत क्या होगा, यक्स यक्स कैंसिल होगा, तुरंत आपको वाई का मान मिलेगा। तो हम लिखते क्या हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ये कौन सी विधि है प्यारे? कमेंट करके बताओ कौन सी विधि है? विलोपन विधि कहते हैं इसको। तो समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस 26y बराबर 1180। जिसमें से घटाना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको घटाना रहता है वो नीचे। तो समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो उसको नीचे लिख दो, 20y बराबर 1000। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो लिख दीजिए यहाँ घटाने पर। ठीक है, अब देखो घटाने समय एक रूल आपको ध्यान रखना है, नीचे चिन्ह बदल दिया जाता है। ये प्लस एक्स है माइनस, ये प्लस 20y है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1000 है माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वो प्लस। जैसे यहाँ अगर माइनस 20y होता तो यहाँ हम क्या कर देते इसको, प्लस 20y। ठीक है, तो ये यक्स और ये माइनस यक्स बन चुका, तो ये तो बर्बाद हो गया भैया, राम नाम सत्य हो गया इसका। अब ये 26y है माइनस 20y, तो 26y में से जब 20y जाएगा तो बचेगा 6y बराबर। अब 1180 में से 1000 माइनस करना है, तो 0 में 0 जाएगा तो 0, 8 में 0 जाएगा तो 8, और 1 में 0 जाएगा तो 1, और 1 में 1 जाएगा तो 0, तो 180। तो y बराबर 6 को इधर भेजोगे तो क्या होगा, इसके अपान में जाएगा, 1080 बटे 6, 6 कम 6, 6 तिरिक 18 और 1 0 ये, तो y बराबर 30, y बराबर 30। अब y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, वहां से आपको तुरंत भैया x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x प्लस 20y। अब y के जगह क्या रखेंगे, 30, क्योंकि y का मान आया है 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 बराबर 1000। तो x प्लस, अब देखो गुणा कैसे होगा, 2 तियां 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो बराबर 1000। 600 को उधर भेज दो तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 1000 में से 600 जाएगा बचेगा 400। हो गया। हमें क्या निकालना था, हमें नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना था, और हमने क्या किया था, नियत व्यय को माना था x और प्रतिदिन भोजन के मूल्य को माना था y, और x और y का मान आ गया।
तो इसका मतलब जो नियत व्यय है वो 400 रुपए है और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो 30 रुपए है। तो आप यहाँ पर खुद लिखेंगे, ये आपको होमवर्क में है। अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपए। इतना तो लिख सकते हो ना, क्या लिखना है? अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपए तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपए। बस इतना आपको लिख देना है और ये पूरी तरीके से क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियत रहता है उसको आप मान लेंगे और एक कोई कंडीशन रहेगी उसको आप कुछ दूसरा मान लेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़िए, जो कंडीशन दे रखी है तुरंत आपको समीकरण बन जाएगा वहां और सॉल्व कर लीजिए। 3 विधि है, किसी एक को लगा करके आप आंसर निकाल लीजिए एक्स वाई का। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्वेश्चन आपको समझ में आए या कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। ओके, तो प्यारे दोस्तों, हम लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में सपना देख रहे हैं क्या? 90 प्लस लाने का। मैथ का सपना आपका जरूर सच होगा, बस आप हमारे साथ बने रहो और जितना मैं कह रहा हूं उतना करते रहो प्यार से। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बस 2 चैप्टर और खत्म होने दो। इतना बड़ा तहलका मचा देंगे हम लोग यूट्यूब पे कि कहीं भी आपको वो सिस्टम, वो तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, प्लस माइनस तक का अगर गुणा आता है तो वहां पर भी मैं रुक के बताता हूँ प्यारे। ठीक है, मेरा उद्देश्य रहता है कोई भी बच्चा वीडियो जो देख रहा है उसे ये ना फील हो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इस तरह एकदम उसको लगे कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम सामने बैठे हुए हैं। ओके, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं आ सकता। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।